कहते थे व्यापारी तो सारे के सारे बीजेपी के हैं। मैं खुद बनिया हूँ, लेकिन दिल्ली के बनिए कभी वोट नहीं देते थे मेरे को। अरे यार नहीं जीतते, मैं भी बनिया हूँ, हिसाब जानता हूँ यार, नहीं जीतते भाई। दोनों के रणनीतिकार, चाहे अमित शाह की बात करें चाहे केजरीवाल की बात करें, एक दूसरे पर जो शब्द बाण है वो छोड़ रहे हैं और किसी तरह की कोई अपने बयानबाजी में वहाँ के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ रहे। डंके की चोट पर कहते हैं, अमित शाह भी डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं बढ़िया हूँ और मैं सारा हिसाब किताब करना जानता हूँ। उधर जो अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि मैं बढ़िया हूँ, सभी तरह का हिसाब किताब जितना भी पॉलिटिकल पार्टियों से जिससे करना है वो मैं सारा जानता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के चुनाव जो है वो अपनी रफ्तार पकड़ चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सभी पार्टियां दावों और वादों की जो एक बौछार है वो लोगों पर बरसाती हुई नजर आ रही है। जहां एक और अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य भी जिनको कहा जाता है, गृह मंत्री हैं, वो दिल्ली का जो पूरा युद्ध है चुनाव का उसको संभाले हुए हैं। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है, वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी अपना पूरा जोर लगाती हुई नजर आ रही है। क्या होने वाला है इन विधानसभा चुनावों में, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है सतीश मेहरा जी, जो भारतीय राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, दिल्ली विधानसभा चुनाव है जहां एक और भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह गरीबों को, झोपड़पट्टी वालों को मकान देने की बात कर रहे हैं, पक्के मकान और देने की बात वो कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी इनको झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्के मकान देती है तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। तो इसके अलावा दोनों पार्टियों के जो बड़े, क्योंकि अगर हम बात करें इनकी अमित शाह की, तो ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, गृह मंत्री हैं। उधर अरविंद केजरीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के रणनीतिकार हैं और दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए या दोष प्रत्यदोष या एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये जो लड़ाई है इसकी चुनावों की, दिल्ली चुनाव, विधानसभा चुनाव की, क्या ये लड़ाई जो है ये अमित शाह बनाम अरविंद केजरीवाल बन गई है? देखिए, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जो तीनों पार्टियां, मुख्य पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है जी। तीनों पार्टियां चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं और बहुत मजबूती से तीनों पार्टियों ने चुनाव प्रचार अभियान अपना शुरू कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं और स्टार प्रचारक हैं और एक उनकी पार्टी के रणनीतिकार हैं अरविंद केजरीवाल स्वयं हैं और जो मुख्यमंत्री के पद का चेहरा भी है वो। बिल्कुल। उधर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कह सकते हैं बहुत, जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। और तीसरी जो कांग्रेस पार्टी अब की बार बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा चुनाव लड़ने के मूड में मुझे लगता है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक हैं राहुल गांधी, उन्होंने अपनी जनसभा शुरू कर दी है सीलमपुर इलाके से। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि तीनों पार्टियों का एक चुनाव प्रचार है ना जो पूरी तरह शुरू हो चुका है। और अगर हम अब तक की बात करें, जो सिनेरियो अब तक पॉलिटिकल सिनेरियो जो सामने आया है, चुनावी सिनेरियो जो सामने आ रहा है, उसमें अभी तक मुझे लगता है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से कहीं आगे निकल चुकी है जी। दोनों के रणनीतिकार, चाहे अमित शाह की बात करें चाहे केजरीवाल की बात करें, एक दूसरे पर जो शब्द बाण है वो छोड़ रहे हैं और किसी तरह की कोई अपने बयानबाजी में वहाँ के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ रहे। और दोनों ही एक समुदाय से आते हैं, बढ़िया समुदाय से आते हैं और दोनों
डंके की चोट पर कहते हैं, अमित शाह भी डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं बढ़िया हूँ और मैं सारा हिसाब किताब करना जानता हूँ। उधर जो अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि मैं बढ़िया हूँ बढ़िया और हूँ। सभी तरह का हिसाब किताब जितना भी पॉलिटिकल पार्टियों से जिससे करना है वो मैं सारा जानता हूँ। तो ऐसे में दो बढ़ियों के बीच युद्ध है, मुझे लगता है एक चुनावी युद्ध है। एक हरियाणवी बढ़िया है और एक गुजराती बढ़िया है। गुजराती बढ़िया। तो इनमें कौन हावी रहता है, कौन भारी पड़ेगा, ये तो चुनाव प्रचार के बाद जो 5 तारीख को जो मतदान होगा उसके बाद पता चल पाएगा। 8 तारीख को जो चुनाव के नतीजे आएंगे उसमें पता चल। लेकिन अब दोनों ही जो बढ़िया समुदाय से जो नेता आते हैं अपनी अपनी रणनीति में अपनी अपनी पार्टियों के लिए माहिर है वो, और एक दूसरे पर जो शब्द बाण छोड़ रहे हैं, एक दूसरे की जो मुझे लगता है परतें जो खोल रहे हैं, वो उनमें कोई भी किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता। हालांकि पहले दो दिल्ली के विधानसभा के 2 चुनाव थे, चाहे 2015 की बात करें चाहे 2020 की बात करें, तो उसमें हरियाणवी बढ़िया भारी रहा था, यानी केजरीवाल भारी रहा था, नो डाउट। पहली बार 2015 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी और 3 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और उसी तरह से अगर हम बात करें 2020 के चुनाव की, 2020 के चुनाव में भी जो हरियाणवी बढ़िया जिसको कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल, वो कहीं भारी रहा था। 62 सीटें 62 सीटें 5 साल के बाद जो चुनाव जो आया 2020 में 62 सीटें उन्होंने जीती थी। तो इस प्रकार से 2 जो चुनाव हुए हैं गुजराती बढ़िया पर और जो हरियाणवी बढ़िया भारी पड़ा है। तो अब की बार देखने वाली बात है कि कौन किस पर भारी पड़ता है। जो चुनावी जो राजनीति उन्होंने जो दोनों पार्टी ने शुरू की, जात पात से लेकर और उसके बाद पूर्वांचल पर, शेड्यूल कास्ट पर और जाट राजनीति पर, इन सारी जो एक लेवल अलग अलग इन्होंने बातचीत चुनावी अपना प्रचार अभियान शुरू किया और उससे अब झुग्गी झोपड़ी की राजनीति पर आ गए हैं। अब सभी पार्टियों का फोकस है ना झुग्गी झोपड़ी की राजनीति पर अटक गया है। आगे कहां तक जाएगा ये देखने वाली बात है। अभी चुनाव का काफी दिन अभी पड़े हैं, 5 तारीख को चुनाव है और 3 को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी अपना नैरेटिव, अपना एजेंडा सेट नहीं कर पाई। तो ऐसे में मुझे लगता है जो सबसे पहले जो दोनों पार्टियों ने, तीनों पार्टियों ने जो चुनावी प्रचार अपना अभियान शुरू किया था, अमित शाह ने जो डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर जो टिप्पणी की थी, जो बयान दिया था, उससे उन्होंने सभी पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, उन्होंने शुरू किया था। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर को इस तरह से अपमानित करना ये भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगा। और उसके बाद सभी पार्टियां मैदान में, इस बयान को लेकर सभी पार्टियां मैदान में आई और उसके बाद पूर्वांचल की राजनीति स्टार्ट होगी। पूर्वांचल में, हालांकि पूर्वांचल एक 20% वोट है पूर्वांचल। जी बिल्कुल। इसमें पूर्वांचल में यूपी का और बिहार का इलाका जो आता है, बॉर्डर एरिया जो आता है, बिल्कुल 20% वोट है जो 29 सीटों पर हार जीत का फैसला करने वाले होते हैं। तो पूर्वांचल के वोटर को फोकस करने पर, चाहे वोट जोड़ने की बात हो, चाहे वोट कटवाने की बात हो, इस तरह की राजनीति चलती रही। इस तरह के जो बयान आते रहे, पूर्वांचल से होकर फिर जाट राजनीति भी आई। जाट बाहुल्य 8 सीट माने जाते हैं, 8-9 सीट जाट बाहुल्य दिल्ली में मानी जाती है और किसी भी निर्णायक होते हैं विधानसभा में किसी का बहुमत, किसी भी पार्टी के को बहुमत में लाने के लिए। 8 जो जाट बाहुल्य सीट हैं उनमें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम जाटों को आरक्षण दिलवाएंगे और उधर वो जाटों के नेताओं को से मिलकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अमित शाह ने ये कहा कि हम आने वाले समय में हमारी सरकार आएगी जब आरक्षण देंगे। हालांकि जो दिल्ली स्टेट की जो एक बैकवर्ड बीसी की जो आरक्षण की जो सूची है उसमें जाट
जाति को आरक्षण में दिया गया है। पहले से ही आरक्षण चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के समय से ही आरक्षण उसमें चल रहा है। और अभी उनकी जाट समय समय पर मांग करते रहे कि केंद्र की जो सूची है जाट समुदाय को केंद्र की सूची में ओबीसी की सूची में जाट समुदाय को शामिल किया जाए। तो इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम आरक्षण दिलवाएंगे जाट समुदाय को। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव वादे किए हैं, कुछ किया नहीं। उधर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, चाहे अमित शाह ने बयान दिया हो कि हम जाटों का आरक्षण दिलवा कर रहेंगे। इसलिए इस प्रकार से जाट की जो राजनीति है वो कई दिन चली, उस बारे में सभी पार्टियों ने उनको बयानबाजी की और अपने जाट समुदाय के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह की जो रणनीति अपनाई। तो अब जाट राजनीति के बाद, जाट समुदाय की राजनीति के बाद झुग्गी झोपड़े पर राजनीति शुरू हो गई है। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक जहां झुग्गी वहीं मकान इस योजना के तहत 1675, मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1675 मकान अलॉट करने की घोषणा की है। और केंद्र सरकार के सहयोग, केंद्र सरकार द्वारा जो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए मकान बनाए गए वो अलॉट करने की उन्होंने घोषणा की, देने की घोषणा की। हालांकि बहुत मुझे लगता है जो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी की अगर वोट बैंक की बात करें तो हर चौथा वोट दिल्ली में एक झुग्गी से आता है जी। यानी 20 लाख वोटर हैं झुग्गी झोपड़ी से जो आते हैं, 20 लाख वोटर दिल्ली में, और जो सरकार को बनाने और बिगाड़ने में एक निर्णायक भूमिका सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से अगर झुग्गियों की बात करें तो कितनी झुग्गी हैं? 700, इसमें 1500 तो अवैध झुग्गी बताते हैं और 750 वैध झुग्गी है जिनमें मूलभूत सुविधाएं देने की बात हो रही है। वो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं हम देंगे और अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम देंगे। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि कहीं ना कहीं शुरुआत शीश महल और राजमहल से शुरू होती है, उसके बाद जात पात की राजनीति, फिर जाट समुदाय की राजनीति, और उसके बाद अब झोपड़पट्टी या झोपड़ी वालों पे राजनीति जो है आके दिल्ली की वो अटक गई है। तो झुग्गी झोपड़ी का वोटर जो पहले जो 2 प्लान रही हैं वो माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का वोटर रहा है। और केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए क्या किया है, उन मतदाताओं के लिए क्या किया है, ये तो वो झुग्गी झोपड़ी वाला बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अभी भी उनका जो एक जो झुग्गी झोपड़ी वोटर पर आम आदमी पार्टी का सिक्का चलता है, क्योंकि जो गरीब से संबंधित जो फ्री से संबंधित जो योजनाएं शुरू की है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा लाभ झुग्गी झोपड़ी वाला को है। चाहे बिजली फ्री की बात हो, चाहे पानी फ्री की बात हो, और चाहे स्कूल और स्वास्थ्य की बात हो, और इस तरह की जो फ्री से जो बसों में सफर करने की महिलाओं को फ्री सुविधा दी गई है, इस तरह की जो है ना, जो योजनाएं, जो घोषणाएं उन्होंने की है वो कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी वालों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करती है। इसलिए अभी भी झुग्गी झोपड़ी के जो वोटर हैं उन पर आम आदमी पार्टी का एकाधिकार बना हुआ है। और उस इस एकाधिकार को भारतीय जनता पार्टी तोड़ पाएगी? उस एकाधिकार को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी जी तोड़ कोशिश कर रही है। चाहे हमने बात की नरेंद्र मोदी जी ने वो एक जो मकान देने की शुरुआत की हो, और अभी भी अपने बयान में एक अमित शाह ने दावा किया है कि जो आने वाला जो समय है हमारी सरकार आएगी और नरेंद्र मोदी जी उनको सभी झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान अलॉट करेंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी जी तो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, अभी भी प्रधानमंत्री हैं, अभी भी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं बता रहे कि केंद्र दिल्ली में हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री और जो दिल्ली की सरकार होगी और जो केंद्र सरकार होगी वो मिलकर ही झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान देने की बात का फैसला करेंगे। जैसे आपने कहा, इसके बाद से पहले जो झुग्गी झोपड़ी से पहले शीशमहल और राजमहल की भी राजनीति शुरू हुई, वो भी कहीं न कहीं अब दबती नजर आ रही है, क्योंकि जी बिल्कुल शीशमहल की जो राजनीति है, शीशमहल पे जो 50 करोड़ उन्होंने कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना, और उधर कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना भी है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनाया और 50 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से
इस पर खर्च किए हैं। और आम आदमी पार्टी का हुंकार भरने वाले जो आम आदमी पार्टी के नेता वो कहीं कहीं शीश महल की और उनको भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के लोग टारगेट करते रहे हैं। लेकिन अब मुद्दे ये गौन होते तो नजर आ अभी रहे हैं कहीं जो ना कहीं। उन्होंने शीश महल के मुकाबले में राजमहल का मुद्दा खड़ा कर दिया, जिसपे सैकड़ों करोड़ से वो तैयार हो रहा है, जो प्रधानमंत्री का आवास है, और उन पे अलग अलग तरह की जो सुविधाएं उनको दी जाएंगी, वो सारा वो भी लोगों के बीच में लेके गए। अरविंद केजरीवाल भी लोगों के बीच में लेके गए और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शीश महल को लेके गए। लेकिन अभी कहीं न कहीं इस बारे में, शीश महल की राजनीति के बारे में कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना बैकफुट पे आई है, क्योंकि शीश महल के बनाम जो राजमहल का मुद्दा वो कहीं न कहीं उन्होंने लगा के बड़ा होता दिखाई दे रहा है, और उस पे कहीं न कहीं चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो बैकफुट पर आई है। तो अब सारा का सारा जो फोकस है वो सभी राजनीतिक दलों का झुग्गी झोपड़ियों की राजनीति पर आया है। सभी लोग झुग्गी झोपड़ी के वोटर को, जो मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए बड़े-बड़े वायदे कर रहे हैं, और अभी तक मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई नैरेटिव झुग्गी वालों के खिलाफ या किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई भी पार्टी सेट कर पाई हो। उनके हक में या उनके खिलाफ। हालांकि आम आदमी पार्टी अपने काम पर वोट मांग रही है, उधर भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करने पर लगी हुई है कि किस प्रकार का एजेंडा, किस प्रकार का नैरेटिव हम सेट करेंगे। लेकिन अभी तक उधर कांग्रेस पार्टी ने हालांकि युवाओं को 85 रुपए, जो बेरोजगार युवा हैं उनको 85 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है जी। तो लेकिन अभी तक कितना पब्लिक उनको स्वीकार करने वाली है, कितना पब्लिक में चलेगा, लेकिन अभी तक किसी पार्टी का कोई एजेंडा और नैरेटिव नहीं चल पा रहा। हालांकि आम आदमी पार्टी की बात हम कर रहे हैं कि वो अपने काम को देखकर वोट मांग रही है। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी जो अपने काम के लिए वोट मांग रही है, जहां दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के दोष जो है, आरोप जो है वो लगातार लगा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इसमें आम आदमी पार्टी को, क्योंकि 10 साल से उनकी सरकार है लगातार, एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ सकता है? स्वाभाविक है। देखिए 10 साल जिस मुख्यमंत्री ने सरकार चलाई हो और कहीं की एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला तो चुनौती तो उनके सामने होगी। लेकिन इस एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के नेता कैसे बनाते हैं, ये तो उनकी रणनीति तय करेगी कि किस प्रकार की उन्होंने रणनीति अपनाई है। लेकिन अभी तक हालांकि ये कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी से उनको कहीं न कहीं उनकी जो सीटें हैं वो डाउन आ रही हैं। इतनी जो 62 सीट कर जीतकर विधानसभा में आए थे, वो कहीं न कहीं अब उस पे जाना असंभव है। वोट प्रतिशत गिर सकता है, वोट प्रतिशत गिर सकता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी आपने बात की, उधर अरविंद केजरीवाल का जेल जाना और उधर अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगना, ये सारे जनता में, विपक्षी पार्टियां जनता में लेकर जाती हैं, और कई बार जनता समझती है, कई बार नहीं समझती है, कई बार कितने लोग समझ पाते हैं, कितने नहीं समझ पाते, ये देखने वाली बात है। लेकिन कहीं न कहीं जो लोकप्रियता है जो आम आदमी पार्टी की पिछले 10 साल में जो बनी रही है, अब कहीं न कहीं उससे कम आई है। लेकिन अभी भी जो विपक्षी पार्टियां, उनको कोई ज्यादा कठोर मजबूत एजेंडा उनके पास वो नहीं बना पा रही। अच्छा, अभी आपने मेरे साथ थोड़ी देर पहले कहा कि मुकाबले में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आमने सामने नजर आ रही है, और जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं जोर तो बहुत लगा रही है वापसी का, लेकिन वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। आज जो सीलमपुर में रैली होने वाली है राहुल गांधी की, क्या उससे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में या अपने कार्यकर्ताओं में या पब्लिक में जान फूंक पाएंगे कि फिर से कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में आने के लिए या मुकाबले में कहीं ना कहीं बराबरी पे आ सके? ऐसा कुछ लगता है कि आज की जो रैली है उससे फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी अपनी रणनीति के अनुसार जो झुग्गी झोंपड़ी की राजनीति है, जो मुस्लिम समुदाय से जुड़ी की राजनीति है, वो कर रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने सबसे पहले सीलमपुर इलाके में, दिल्ली के सीलमपुर इलाके में, जहाँ जो मुस्लिम बहुल सीट है, मुस्लिम बहुल एरिया भी है, और वहां से रैली स्टार्ट की है। और वहां पे कांग्रेस के अब्दुल रहमान चुनाव लड़ रहे हैं मुझे लगता है, और उनके पक्ष में जो चुनाव प्रचार किया है वो एक मैसेज देने का उन्होंने प्रयास किया है कि हमारी सरकार आएगी तो माइनॉरिटी के लिए हम
और मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए इस तरह की घोषणाएं हम करने जा रहे हैं। हालांकि तीनों पार्टियों ने मुझे लगता है अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं किए। तीनों पार्टियों को घोषणा पत्र आने का इंतजार सभी को है। क्या क्या घोषणा पत्र में किस तरह की योजनाएं वो शामिल करेंगी। सभी पार्टियों का फोकस है झुग्गी झोपड़ी की तरफ, और इसके अलावा महिलाओं पर भी फोकस है सबका। जी, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं से संबंधित जितने भी योजनाएं जिन राज्यों में स्टार्ट की हैं, उनसे कहीं न कहीं महिला योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ है, फायदा हुआ है। और अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो सीटें उम्मीदवार जो घोषित किए हैं, मुझे लगता है 60-60 उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है, और उनमें 7 महिलाओं को टिकट दिया है, और 30 अभी जो उम्मीदवार की घोषणा करनी अभी बाकी है, और 30 में से भी कहीं न कहीं मुझे लगता है 3-4 महिलाओं को टिकट भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और अभी तो बात यहाँ तक सुनने में आ रही है कि, और एक सूचनाएं प्राप्त हो रही है सूत्रों से, कि स्मृति ईरानी को भी जी। चुनाव लड़वाने जा रही हैं, और उधर अगर हो सकता है जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, बांसुरी स्वराज को भी चुनाव मैदान में उतार दें। कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ये है कि अगर उनकी विधानसभा में उनकी सीटें ज्यादा आती हैं तो वो किसी न किसी महिला को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर सकती हैं, और महिला को मुख्यमंत्री बना सकती हैं। उससे पहले हो सकता है कि चुनाव से पहले घोषित भी कर दें, महिलाओं का जो वोट बैंक है उनके पक्ष में करने के लिए। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर जो उनके पक्ष में जो जैसे वोटर को आकर्षित कर सकते हैं, वो सारे के सारे जो रणनीति है वो काम में लेके आ रही है। सो दोस्तों, दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव है उनके लिए सभी पार्टियां अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी जो है, उनके स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज दिल्ली में एक रैली कर रहे हैं सीलमपुर इलाके में, और उनकी ये कोशिश रहेगी कि इस रैली के थ्रू वो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक नई जान फूंक सके और उनकी फिर से दिल्ली की सत्ता पे वापसी कर सके। अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव किस ओर जाते हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना कोई नैरेटिव सेट नहीं किया है, अपना अभी तक कोई एजेंडा नहीं दिया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आप हमें कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। मेहरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।